सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, बहुत अहम मौज़ूआत हैं जो हमारे प्रोग्राम का आज हिस्सा हैं और हम उस पर बात भी करेंगे। यकीनन कुछ इंकशाफात हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने लेकर आऊँगी और आपके सामने भी वो चीज़ें आएंगी तो आपको खुद इस पर शायद हैरत भी होगी और अफसोस भी होगा। लेकिन सबसे पहले एक खबर है जो हम सबसे पहले उसकी अपडेट ले लेते हैं। वज़ीर आज़म की ज़ियारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज हुआ। क्या एजेंडा था उसका, कौन कौन सी अहम खबरें हैं जो इस इजलास से सामने आई हैं। शहबाज अहमद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, क्विक अपडेट उनसे लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। शहबाज, बताइएगा ये इजलास क्या एजेंडा क्या था, क्या हुआ और खबर क्या है इस इजलास की? जी देखिए समझिए, ये इजलास तकरीबन 1.5 से 2 घंटा चला है और पौना घंटा ये ताकीद से शिकार हुआ। एजेंडा जो था, एक तो मुसलसल 7 रोज से जो हुकूमत कोरम पूरा नहीं कर पा रही, उसका वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नोटिस लिया है और आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तमाम अरकान को हिदायत की है कि जो कौमी असम्बली का सेशन है उसमें वो अपनी हाजिरी को यकीनी बनाए। उसके साथ साथ जो आज के इजलास में हुकूमत ये फैसला कर रही है कि ज्वाइंट सेशन बुलाना चाह रही है, कुछ बिल्स हैं जो कि हुकूमत मंजूरी चाहती है वो ज्वाइंट सेशन से होंगे। उसके लिए आज के इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने इत्तेहादियों से मुशावरत की है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मुताल्लिक़ ने ब्रीफिंग दी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जो फोकस था वो ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और फ्री एंड फेयर इलेक्शन पे था। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क में हमेशा फ्री एंड फेयर इलेक्शन की जरूरत रही है, शफाफ इंतखाबात के लिए जमहूरियत के लिए हमने पूरी दुनिया की स्टडीज कर ली है और हमने लॉ रिफॉर्म्स को आज पाकिस्तान में नाफिज करना है। साथ वज़ीर-ए-आज़म ने ये भी कहा कि अब हमें गरीब के लिए सोचना होगा, गरीब के साथ जुर्म हो जाए तो वो समझता है कि उसे इंसाफ नहीं मिलेगा और FIA के इंतजार से तस्दीक करके ये तमाम रिफॉर्म जो है वो लाना होंगी। उसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म ने जो अरकान कौमी असम्बली थी उनकी शिकायत को भी सुना। बहुत सारे अरकान ने जो फंड का मामला है फिर उठाया, वज़ीर-ए-आज़म का हल करेंगे। बहुत शहबाज अहमद, शहबाज ने अपनी इस तमाम गुफ्तगू में एक बात की जो शुरू में उन्होंने की नाजरीन, वो थी कि कौमी असम्बली का इजलास नहीं हो पा रहा, नया पार्लिमानी साल है, कोरम पूरा नहीं होता। ये है मेरा आज का मौजू और इससे मैं आगाज़ करूँगी। नाज़रीन, कौमी असम्बली आप जानते हैं कि मुल्क में कानून साजी का एक वाहिद इदारा है जिसके अरकान का इंतखाब बराह रास्त आवाम करते हैं, यानी कि आप करते हैं, जिसके बाद कौमी असम्बली के अरकान हल्फ उठाने के बाद स्पीकर का इंतखाब करते हैं जो बाद में डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कराते हैं। कौमी असम्बली के अरकान की तादाद है 343। कौमी असम्बली के अवाम में मुल्क के अवाम की किस्मत और मुल्क के कवानीन के फैसले होते हैं। 22 करोड़ अवाम की तमाम जिम्मेदारी कायदे ऐवान पर होती है, मगर बदकिस्मती देखिए कौमी असम्बली के अरकान इस अहम ऐवान में अक्सर आना ही पसंद नहीं करते। कुछ अजीब सूरत हाल एक हफ्ते के दौरान देखने में आई। अरकान कौमी असम्बली एक हफ्ते के दौरान कौमी खजाने को 15 करोड़ रुपए से जायद का चूना लगा चुके हैं। जी हाँ, 15 करोड़ से जायद। चौथे पार्लिमानी साल के पहले हफ्ते में हर रोज कोरम टूटता रहा मगर अरकान मौजूद आते रहे, जबकि बड़ी तादाद में अरकान हाजिरी रजिस्टर पर लगाकर ऐवान में आने के बजाय वापस चलते बने। अपोजिशन तो अपोजिशन, शायद इंसाफ के नाम पर बनी तहरीक इंसाफ हुकूमत के अरकान भी अपनी जिम्मेदारी से इंसाफ ना कर सके। शायद अरकान असम्बली के इल्म में ये बात भी नहीं कि एक इजलास का खर्चा 2 करोड़ 27 लाख रुपए आता है। जी हाँ नाजरीन, एक दिन का। हर रुकन को हाजिरी पर 7 से 8 हज़ार TADA मिलता है। शायद यही वजह है कि कोरम पूरा हो या ना हो, हाजिरी पूरी करने की फिक्र अरकान असम्बली को ज़रूर होती है। शायद उनकी तरजीह इजलास नहीं पैसे होते हैं, क्योंकि हाजिरी रिकॉर्ड के मुताबिक 150 ऐवान में गए लेकिन इजलास में 86 का हिस्सा भी पूरा ना हो सका। मुल्क और कौम के मफाद में एक हफ्ते के दौरान कुछ ना हुआ मगर कौमी खजाने को 15 करोड़ से जायद का नुकसान हुआ। अरकान असम्बली को अवाम की कितनी फिक्र है, इस बात का अंदाज़ा कौमी असम्बली की इस हफ्ते की कहानी से बखूबी लगाया जा सकता है। वैसे अगर इजलास होता भी नाजरीन तो क्या होता? वही अपोजिशन अरकान की हुकूमती अरकान पर तनकीदी वार या फिर हुकूमती अरकान के अपोजिशन को मुगलजात भरे अल्फाज। अपोजिशन हो या हुकूमत, अवाम की फिक्र किसको है ये तो पता नहीं, मगर अपनी फिक्र सबको है। जब ही तो खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बाड़ा आने, यानी कि वो कहते हैं ना, निशस्तम गुफ्तम बर्खास्तम, बस यही होता है।
और गुफ्तगू भी वो जिसमें आवाम का कोई फ़ायदा नहीं होता। इसी पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। मुअज़्ज़िज़ मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, कराची स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं नज़ीर लगारी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़ियाकार हैं, एडिटर इन चीफ हैं बोल न्यूज़ के। बहुत शुक्रिया आपका। राना एहसान साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मेरे साथ मौजूद हैं, और तैमूर तालपुर साहब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ अभी कुछ ही देर में मौजूद होंगे। बहुत शुक्रिया तमाम हज़रात का। और हमारे सबसे मोहतरम हमारे बुज़ुर्ग नज़ीर लगारी साहब, मैं चाहूँगी कि हमारे ज़ाहिर सीनियर हैं, हमें हमेशा हमारी कहीं ना कहीं इस्लाह भी करते रहते हैं, तो लगारी साहब मेरी भी ज़रा इस्लाह कीजिएगा और ज़रा रोशनी डालिएगा। ये इतना बड़ा ऐवान है लेकिन इसको कोई सीरियस नहीं लेता। ये बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है, और चूँकि पार्टियाँ जो बड़ी पार्टियाँ हैं, जो बरसर इक़्तिदार पार्टी है, उसकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो कोरम पूरा करे और इजलास हो। ये शर्मिंदगी का बायस होता है ख़ुद ट्रेजरी बेंच के लिए भी कि अगर कोरम की निशानदही पर कोरम पूरा ना होने पर इजलास मुलतवी हो जाए, और ये कई रोज़ होता रहा है और लगता है कि किसी को इससे दिलचस्पी नहीं है। और दूसरी ज़िम्मेदारी लामहाला दूसरी और तीसरी नंबर पर पार्टियां हैं, उनको है। मेरे ख़्याल में एक तो एलानिया हुक्मरान पार्टी तो कई बार कह चुकी है, और पार्लियामेंट में आने से पहले इसने पार्लियामेंट पर लानत भेजी थी, और मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि आप पार्लियामेंट को पर लानत भी भेजें और फिर पार्लियामेंट में आप इलेक्शन जीत कर आएँ भी, और फिर उसके बाद भी उस पर यही अमल जारी रखें कि आप पार्लियामेंट में ना आएँ। अगर आप हाज़िरियों का हिसाब लगाएं तो मेरे ख़्याल में सबसे कम हाज़िरी जो है वो लीडर ऑफ़ द हाउस की होगी, और उनने बहुत कम ऐवान को जो है अपनी रौनक बख्शी होगी। अगर दूसरे नंबर पर लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, तब भी लीडर ऑफ अपोजिशन तो एक अरसे तक जेल में भी रहे हैं और वो नहीं भी आ सके हैं। उनका बाद दफ़ा प्रोडक्शन ऑर्डर हुआ, बाद दफ़ा नहीं हुआ, और मैं फिर भी समझता हूँ कि दूसरे नंबर पर वो नहीं होंगे। दूसरे नंबर पर भी कोई ना कोई वज़ीर, कोई ना कोई मुशीर, कोई ना कोई ट्रेजरी बेंच का बंदा होगा जो इजलास में शरीक नहीं हुआ होगा। तो ये हुकूमत ये समझती है कि वो पार्लियामेंट के बगैर चल रही है और ताकत के मराकज़ उसके साथ हैं, और वो जो चाहे कर सकती है, उससे पूछने वाला कोई नहीं है, चूँ चिरा करने वाला कोई नहीं है, अपोजिशन की सुनता कोई नहीं है, अपोजिशन को दीवार से लगाया हुआ है। ये सॉरी टू इंटरप्ट यू, ज़रा आप मुझे बताएं, थोड़ा हमारी मालूमात में इजाफा करें कि क्या ये आज ही हो रहा है कि इतने बड़े ऐवान को इतना नॉन सीरियस लिया जाता है, या पर माजी में भी हमने ऐसा कभी देखा? देखिए, मैंने 70 से वजूद आने वाली असम्बली के बाद से अब तक तकरीबन तमाम असम्बलियों की कार्रवाइयाँ देखी हैं, न सिर्फ स्क्रीन पर बल्कि मैंने बज़ाते खुद वहाँ जाकर भी देखा है। बिल्कुल। और मैंने हाउस को चलाने का अमल भी देखा है। मैंने उस वक्त देखा जब फजल इलाही चौधरी स्पीकर हुआ करते थे और जुल्फ़िकार अली भुट्टो लीडर ऑफ़ द हाउस हुआ करते थे। उस वक्त भी ऐवान में कभी ये बहरान पैदा नहीं हुआ कि कोरम पूरा नहीं हुआ। फिर उसके बाद साहिबजादा फारूक अली आए, फिर उसके बाद मेराज खालिद आए, फिर मेराज खालिद के बाद गौहर अयूब आए। इस तरह से और लोग आते रहे हैं, चौधरी अमीर हुसैन और फहमीदा मिर्ज़ा, इस तरह से सारा काम चलता रहा। लेकिन हमने ये नहीं देखा है कि कोरम मुसलसल कई रोज़ तक पूरा। ऐसा हुआ कि निशानदही हुई, कोरम पूरा नहीं हुआ, घंटियां बजाई गई और फिर मेंबर आ गए और कैफेटेरिया से उठकर आए और कोरम पूरा हो गया, इजलास शुरू हो गया। लेकिन ये पहली दफ़ा हो रहा है कि लगातार एक के बाद दूसरे दिन जो है वो कोरम पूरा नहीं है। मेरे ख्याल में शायद हुकूमत को पता चल गया है कि इसकी कोई अहमियत नहीं है और ऐवान की, पार्लियामेंट की कोई अहमियत। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हमारे जो लोग हैं, हमारे हुकूमती बेंचेस पर हों या अपोजिशन,
उनका कुछ डिटेल्स मैंने निकाली हैं, तो ज़ाहिर है मैं अपने नाज़रीन के साथ शेयर करूँगी कि लगाई साहब ने इस पर रोशनी डाली थी कि वज़ीर आज़म की 3 साल दौर में हाज़िरी कितनी रही, तो 12% रही हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जो हाज़िरी रही थी वो 16% थी, और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ, जिनका जिक्र करना बड़ा ज़रूरी है, उनकी तीसरे पार्लिमानी साल में, ये चौथा चल रहा है, तीसरे पार्लिमानी साल में हाज़िरी उनकी 13% थी, और गुज़िश्ता जो पार्लिमानी साल था उसमें ये सिर्फ 4% थी। और ये जो तीसरा पार्लिमानी साल गुजरा है उसमें 31 बार कोरम ना होने पर इजलास मुलतवी करना पड़ा है। तो ये है नॉन सीरियस एटीट्यूड हमारे मौजूद अरकान पार्लियामेंट का। राना हसन साहब, मैं ज़रा चाहूँगी कि आप भी ज़रा इस पर बात कीजिए और मुझे बताइए कि आखिर मामला है क्या, चाहे वो अपोजिशन बेंचेस हों या हुकूमती बेंचेस हों, ऐवान को सीरियस नहीं लेते? जहाँ से आप इतना पैसा आवाम का खर्च हो रहा है, आवाम वोट दे के आपको यहाँ तक बिठाते हैं, तो क्यों सीरियस नहीं लेता कोई भी ऐवान को? देखिए, जो जमहूरी रवायात हैं उसके अंदर जो स्पीकर ऑफ द हाउस होता है उसको जो है पार्टिजन होना चाहिए, यानी कि न्यूट्रल होना चाहिए, तो उसकी न्यूट्रलिटी जो है वो लाजमी है। दूसरा, जमहूरी रवायत के अंदर ये होता है कि ऑपोजिशन अगर एग्रेसिव हो या कोई बायकॉट करे तो ट्रेजरी ब्रांचेस कोशिश करती हैं कि हम उनको वापस असेंबली के अंदर लेके आए। लेकिन यहाँ टोटल निज़ाम उल्टा चल रहा है। एक तो जो स्पीकर ऑफ द हाउस हैं, जो सरबरा हैं, जिन्होंने जो है वो सेशन चलाना होता है और लीड करना होता है, वो न्यूट्रल नहीं है बदकिस्मती से पिछले 3 सालों से। और वो जहाँ के ऑपोजिशन को रियायत ज्यादा भी दे देते हैं स्पीकर ऑफ द हाउस के ये अपना शौक पूरा कर लें, वो वहाँ उनको बोलने का या अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका ही कम दिया जाता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ऐसा हुआ है। सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं आपको यहाँ रोक रही हूँ क्योंकि कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है और इस वक्त वजीर खजाना शौकत तरीन, मुझे बताया जा रहा था इज़हार ख्याल करें, अभी हमें जाना है वहाँ पे, PCR नहीं जाना, ठीक है जी। राना हसन साहब कंटिन्यू कीजिएगा सर। बरकरार नहीं रखती, एक ये इशू आ गया। दूसरा ये आया कि जब ऑपोजिशन थोड़ा सा भी एग्रेशन दिखाती है, अपना काम करती है, अपनी ड्यूटी पूरी करती है, जो उसका काम है कि हुकूमत को आईना दिखाएं, तो हुकूमती जो ट्रेजरी बेंचेस हैं वो ऑपोजिशन से भी बढ़ के रोल अदा करते हैं, गाली गलोच का या इल्जामात का या जो है माहौल को खराब करने का, बजाय कि वो रोल अदा करें कि माहौल बेहतर हो। एक तो ये, अब आप कहेंगे पहले भी ऐसा होता रहा है, तो पहले ऐसा नहीं होता रहा। 2008 से 2013 तक, बल्कि 2018 तक भी जो है वो सेशन चले हैं और बड़े स्मूथली चले हैं और इतनी जो है वो बुरी सूरत हाल नहीं थी जो पिछले 3 साल। अच्छा, ये बताएं कि ये जो एक परसेप्शन दिया जाता है ना, कि कहा जाता है हुकूमत की जानिब से कि जी जिस दिन से शुरू हुआ मामला वजीर आजम की पहली तकरीर से, उस दिन से लेकर आज तक ऑपोजिशन तकरीर करने ही नहीं देती। वजीर आजम इसलिए नहीं आते कि वो जब आते हैं तो उनकी इस तरह इंसल्ट की जाती है, ये हुकूमत का मौक़िफ़ है। तो ये क्या माजी में भी ऐसा होता रहा? हमने तो नहीं देखा माजी में ऐसा होता हुआ, तो आज जो कुछ हो रहा है वो क्यों हो रहा है? अगर ऑपोजिशन ने ऐसा किया और ऑपोजिशन ऐसी चीजें करती है तो हुकूमत ने उसको मसले को हल करने के लिए क्या किया? देखें, सवाल जहां ऑपोजिशन को आप जिम्मेदार ठहराते हैं, मैं समझता हूं ये भी पहली दफा है कि हुकूमत की जिम्मेदारी किधर है, ट्रेजरी बेंचेस की जिम्मेदारी किधर है। असल तो लीड उन्होंने करना होता है, असल तो लीड स्पीकर ने करना होता है, लेकिन वहां से आपको वो एफर्ट नहीं नजर आ रहा। दूसरा, आपने शहबाज शरीफ साहब की हाजिरी मेंशन की, लेकिन शहबाज शरीफ साहब तो जेल में थे और उनको जब जेल से हम रिक्वेस्ट करते थे कि वो सेशन अटेंड करने की इजाजत दी जाए तो उनको इजाजत नहीं दी जाती थी। तो मेरे ख्याल से उनकी अटेंडेंस को तो जो है वहां थोड़ी सी आपको रियायत जरूर देनी चाहिए। चले सर, मैं तो उसे बता रही थी, एक इंफॉर्मेशन शेयर कर रही थी, मेरा मकसद कोई तनकीद नहीं। ये अफसोसनाक अमल है और मैं समझता हूं कि ये बदकिस्मती है नेशनल असेंबली की और पाकिस्तान की कि हमारी ऐसी हुकूमत है जो इस चीज को के ऊपर तवज्जो ही नहीं देती कि ऑपोजिशन को हमने साथ लेके चलना है। अब आप 100 दफा ऑपोजिशन को ब्लेम करें, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है? क्या ट्रेजरी बेंचेस अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं? क्या स्पीकर ऑफ द हाउस जो हैं, जो हेड ऑफ द हाउस हैं, क्या वो न्यूट्रलिटी बरकरार कर रहे हैं? और अगर वो नहीं कर रहे तो फिर सबसे पहला जो मसला है वो यहीं से स्टार्ट होता है। और इसी तरह इस मसले का हल, जी 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 52 ऑर्डिनेंसेस या 51 ऑर्डिनेंसेस हुकूमत ने पास किए पिछले 3 सालों के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। और आप देख ले पूरा निजाम ऑर्डिनेंसेस पे चल रहा है। तो जब आप इसको एक तरीके से रिडंडेंट कर देंगे, इसके ऊपर जो है वो आप इसको
इसका हल भी आप लोगों ने बैठ के निकालना है सर, आवाम तो नहीं निकालेगी, ज़ाहिर है हम और सहाफ़ी भी नहीं निकालेंगे। हम सवाल उठाएंगे, आवाम सवाल करेगी और उसका हक़ है, क्योंकि ज़ाहिर है कौन पैसा खर्च हो रहा है और आवाम के वोटों से बैठने वाले ऐवान में या अरकान पार्लियामेंट अगर वो काम नहीं करेंगे जिसके लिए इस ऐवान में उनको बैठना है, जो काम उन्होंने करना है, तो फिर सवाल तो होगा और सवाल तो बनता है। चलें आगे बढ़ेंगे। आज वज़ीर आज़म ने एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पिछले दौर हुकूमत में यानी कि मुस्लिम लीग नून के दौर हुकूमत में जो सड़कें बनी हैं उन सड़कों पर खर्च होने वाली रकम की छानबीन की जाएगी और ये छानबीन करेगा FIA। और उन्होंने कहा है कि जो पैसा खर्च हुआ है वो ज़्यादा खर्च हुआ है, जो हमने सड़कें बनाई हैं उसमें हमने बचत की है। ज़ाहिर है इस पर रद्द-ए-अमल तो सामने आया ही, लेकिन हम इस बहस में क्यों पढ़ रहे हैं रगाई साहब कि जो पहले मामला हुआ अगर वो हुआ और उसमें करप्शन की गई, बिल्कुल करें उसकी तहकीकात, लेकिन जो एक नैरेटिव बिल्डअप किया जाता है कि जी अपोजिशन जो थी या मुस्लिम लीग नून जो है थी उसने अपने दौरे हुकूमत में सिर्फ करप्शन की। आज अगर कोई सड़कें बनी हैं तो हुकूमत वो सड़कें भी ज़रा दिखाए कि वो कहाँ बनी हैं और अपना भी खुद एहतसाब करे कि अगर वो वाकई पैसा बचाया गया है तो वो डिटेल्स भी दी जाएं कि वो पैसा कहाँ है। आप क्या कहेंगे इस पर? अब तक तो जितने इफ्तिताह किए हैं वज़ीर आज़म ने वो सारे शाहराहें, सड़कें और मोटरवेज़, हाईवेज़ वो सब वो हैं जिनका इफ्तिताह भी और जिनकी तकमील बड़ी हद तक वो PMLN के दौर में हो गई थी। एक तो PMLN का मैं वकील नहीं हूँ कि उनकी तरफ से बात करूँ, लेकिन उनके दौर में काम हुआ, सड़कें बनाई गईं, शाहराहें बनाई गईं। अच्छा, उसमें से बहुत सी तो ऐसी हैं ना, दो बड़े फरीक हैं हमारे पास जो इस तरह के तामीराती कामों में अपना हिस्सा डालते हैं या उनका काम होता है। एक तो CPEC के हैं, तो चीनू ने आकर ख़ुद बनाई और ख़ुद उसके तमाम चीज़ें जो थी उसकी निगरानी भी खुद कर रहे थे, ख़र्चा भी खुद कर रहे थे, बना भी खुद रहे थे और तमाम अखराजात उनकी तरफ से हुए। आप चीनियों को बुलाएं और उनको कहेंगे जी आ जाएं, पेश हो जाएं। FIA जो है जनाब हमारे जो सनाउल्लाह अब्बासी साहब हैं वो बुलाएं चीनियों को, आएँ जी पेश हो जाएं आप लोगों ने कैसे ख़र्च किया। और इसी खर्च में जो चीनियों ने किया था, अगरचे उस वक्त डॉलर की कीमत बहुत कम थी, अब बहुत बढ़ गए, ये बनाकर बताएं ना, चलें उसी कीमत पर आज बनाकर बताएं कि हमने ये बड़ा काम किया। तो काम तो कोई नहीं किया है इन्होंने। M5 बनी उन्हीं के दौर में बनी और चीनियों ने बनाई और बहुत से और काम हुए। तो हमारा एक और इदारा है जो हमारा सिक्योरिटी इदारे का बहुत ही अहम तरक्याती इदारा है, जो है उसने FWO ने बहुत से काम किए हैं। तो आप इल्ज़ाम किस पर लगा रहे हैं? पहले इस बात को वाज़े करें कि आप डायरेक्ट चीन पर कह रहे हैं या आप कह रहे हैं जिसने बहुत बड़े डेवलपमेंट्स के काम किए हैं, क्या उनको कह रहे हैं? भाई किसी का नाम लेकर बताएं। जैसे कराची हैदराबाद जो मोटरवे है वो FWO ने बनाया, तो आप उनको कहें, क्या उनको आप बुलाएंगे और उनको कहेंगे जनाब इसके सारे सबूत पेश कीजिएगा, या नवाज शरीफ को बुलाकर उनसे पूछेंगे या शहबाज शरीफ से बुलाकर उनको पूछेंगे? पूछें, आप ज़रूर पूछें और इस बात का ज़रूर पता चलाएं कि कितना पैसा गया है। बिल्कुल सही। लेकिन उठाकर मलबा डाल देना, मलबा ना डालें, इल्जाम तराशियां ना करें, इससे निकले आगे। बिल्कुल सही। और राना एहसान साहब, ये जो मामलात हैं इस पर आप लोगों का क्या मौक़िफ़ है? अगर FIA तहकीकात करेगा, अगर ये तहकीकात करता है FIA, तो फिर किस तरीके से आप लोगों को अपना मौक़िफ़ बताएंगे? ज़रा इस पर मैं बात करूंगी लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। नाजरीन, अब कुछ बात करेंगे नूर मुकद्दम केस की, जिसमें एक अहम पेशरफ्त आज सामने आई है। मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन की दरख्वास्त ज़मानत को खारिज कर दिया गया है और अदालत की जानिब से ये हुक्म सुनाया गया है। बड़ी अहम ये अपडेट हुई है। ज़ाहिर हाई प्रोफाइल केस है, सबकी नज़रें नूर मुकद्दम केस पे लगी हुई हैं, इसी पर बात करेंगे। नूर मुकद्दम के वकील हैं शाकावर साहब, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। आप कितनी बड़ी कामयाबी समझते हैं कि आज जो मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन की दरख्वास्त ज़मानत जो है वो खारिज कर दी गई है? देखिए, ये तो कामयाबी या नाकामी तो हम नहीं कह सकते। बात ये है कि ये केस जो है ये बड़ा एक बहीमाना कत्ल हुआ है और उसमें जो मेन मुलजिम है ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़र, उसके खिलाफ तो खैर बहुत स्ट्रॉन्ग शहादतें मौजूद हैं, वाक़याती शहादतें और फॉरेंसिक शहादतें भी।
ये जो उसके वालिदैन है उनका जो रोल था वो बड़ा एक ड्यूबियस रोल था। उसकी वजह ये है, और ये आज की जजमेंट में भी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लर्नड सिंगल जज ने दी है, उसमें उन्होंने रीजन ये दी है कि ऐसी शहादतें और ऐसा मवाद मौजूद है जो कि कॉल रिकॉर्ड डेटा की शक्ल में है या सीसीटीवी रिकॉर्डिंग की, जिसमें ये जाहिर हो रहा है कि ये दोनों जो उसके वालिदैन हैं इनको वकुआ से पहले भी और वकुआ के बाद भी इनका मरकजी मुलजम के साथ जो है वो मुसलसल राब्ता था। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जिस वक्त कोई वकुआ से या कत्ल से तकरीबन 1.5 घंटा पहले जब मुतवफ़िया ने वहाँ से छलांग लगाई और उसने जब भागने की कोशिश की जिसको रोका गया, और इस चीज़ की इतला जो है उनके चौकीदार ने इनके वालिदैन को कर दी थी मरकजी मुलजिम को, उसके बावजूद भी अगर वो उस वक्त भी पुलिस को या उनको भी ये कहते कि आप फौरन पुलिस को इतला दें तो कम से कम वो कत्ल ना हो सकता, उससे रोका जा सकता था। तो उनका जो ओवरऑल किरदार है, उनकी अयानत जुर्म का जो उस पर इल्ज़ाम है, उसके बारे में ठोस शवाहिद मौजूद हैं, जिसकी वजह से ये जो उनकी जमानत बाद अज़ गिरफ्तारी की जो दरख्वास्तें थी, जो 23 तारीख को उस पर बहस हुई थी, आज उसका फैसला आ गया जो कि मुस्तरद हो गई। इससे पहले भी एडिशनल सेशन जज साहब जो है इस्लामाबाद, उन्होंने भी इनकी जमानत बाद अज़ गिरफ्तारी जो बिल्कुल सही। सर ये ज़रा बता दीजिएगा कि कब तक ट्रायल मुकम्मल हो जाएगा, और जिस तरीके से आप इस केस को लेकर चल रहे हैं मुद्दई के वकील होने की हैसियत से, आप क्या समझते हैं कि मुल्जिम को कितनी जो है वो क्या सज़ा होगी? जज साहब ने किया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उन्होंने न सिर्फ उनकी जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद की है, बल्कि उन्होंने जो ट्रायल कोर्ट है उसको 8 हफ्तों का टाइम दिया। पॉइंट टेकन सर, सॉरी टू इंटरप्ट। कुल सही, आपका जवाब आया। वापस आते हैं अपने प्रोग्राम पर, और इससे पहले हम शाखावर से नूर मुकद्दम केस के बारे से बात कर रहे थे, जो कि वकील भी हैं नूर मुकद्दम की तरफ से। तो शाखावर साहब आप जो बता रहे थे सर, मैं चाहूँगी कि आप कंटिन्यू कीजिए। देखिए, आज जो फैसला जो जमानत की दरख्वास्त पर जनाब फाजिल जज साहब ने किया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उन्होंने न सिर्फ उनकी जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद की है, बल्कि उन्होंने जो ट्रायल कोर्ट है उसको 8 हफ्तों का टाइम दिया है कि आपने 8 हफ्ते में इसका ट्रायल मुकम्मल कर लेना है। तो इसका मतलब ये है कि जो ट्रायल कोर्ट है उस पर ये जो डायरेक्शन है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, वो बाइंडिंग है। उसकी वजह ये है कि जो हाई कोर्ट्स होती हैं उनके जेर तहत जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती हैं, उनके ऊपर हाई कोर्ट्स की सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन होती है। तो ये जो उन्होंने 8 हफ्ते की उनको जो टाइम लाइन दी है, उसमें ट्रायल कोर्ट को जो है ये फैसला इस दौरान करना है, और उसमें वो फिर डे टू डे बेसिस पे या बहुत ज्यादा लंबी ताखीर नहीं होगी तो इसकी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। बिल्कुल सही सर। बस आखिर में मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि एक हाइप है, सोशल मीडिया पर भी एक हाइप है जाहिर इस केस को लेकर, आपको नहीं लगता, आप क्या समझते हैं कि कोई चीज कहीं असरअंदाज तो नहीं हो जाएगी इस केस पर? असरअंदाज किस पे हुआ जा सकता है? असरअंदाज पुलिस पे हुआ जा सकता है, प्रोसिक्यूशन पे हुआ जा सकता है, क्योंकि अभी इस केस का चालान जो है वो 95% जो उस पर तफ्तीश है वो तो मुकम्मल हो चुकी है, वो तो अदालत में जा चुका है। मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई इसमें लूप होल पुलिस ने छोड़ा है या इन्वेस्टिगेशन ने छोड़ा है जिसका फायदा जो है वो मुलजिमों को पहुंच सकता है। मेरा बिल्कुल भी ख्याल ऐसा नहीं है। पुलिस ने भी कोई दबाव बर्दाश्त नहीं किया और प्रोसिक्यूशन भी नहीं करेगी। और जिन मुअज़्ज़ज़ जज साहब के पास ये केस लगा हुआ है, एडिशनल सेशन जज, उनकी भी जो इंटेग्रिटी लेवल है वो बहुत हाई है, और मैं नहीं समझता कि किसी किस्म की लालच या दबाव के नतीजे में कोई इस तरह का फैसला होने का इम्कान है। ये मेरिट्स पे फैसला होगा, मेरिट्स पे प्रोसिक्यूशन का बड़ा स्ट्रॉन्ग केस है, और इसमें मैं नहीं समझता कि मुलज़मात से ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका शाखावर साहब, वकील मुकद्दम हमारे साथ बात कर रहे थे। लगाई साहब बड़ी पुरुम्मीद थे शाखावर साहब, वो ये कह रहे हैं कि ये केस बहुत जल्द मंतकी अंजाम तक पहुँचेगा और ऐसी ही सज़ा होगी जैसा बेईमाना कत्ल हुआ। मेरे ख्याल में ये एक बड़ी अहम पेशरफ्त होगी पाकिस्तान की जुडिशरी की तारीख में। ये जो आज उनकी ज़मानत की दरख्वास्त मुस्तरद हुई है, उसके साथ साथ ये हिदायत बहुत अहम है
कि इस केस का फ़ैसला 8 हफ्तों में, यानी कि 2 महीनों से ज़्यादा नहीं चल सकेगा। हम समझते हैं कि ये नवंबर के आखिरी हफ्ते तक इसका फ़ैसला मुतवक्के होगा कि हम देखेंगे कि नूर मुक़द्दम के कातिल और उनके जुर्म की इयानत करने वाले अफराद के ख़िलाफ़ अदालत का क्या फ़ैसला आता है। तो ये बहुत अहम होगा और शायद पूरा मुल्क और पूरे मुल्क के अवाम इसको देख रहे होंगे। और लेकिन कातिल का जो इंतहाई भयानक हीनियस क्राइम था, ये तो नाकाबिल बर्दाश्त है, इंसानी नफ्सियात के लिए भी नाकाबिल बर्दाश्त। जिस बेदर्दी और बेरहमी से कत्ल किया गया है उसको वालिदैन तो बहरहाल रोक सकते थे, जो जिनके इल्म में था कि ये इतनी बड़ी वारदात है, इतना बड़ा कुछ हो गया है और उस बच्ची को भागने की कोशिश के बाद वापस ले जाया गया और बेदर्दी से कत्ल किया गया। मेरे ख्याल में एक तो सज़ा बहुत होगी मिसाली, लेकिन फिर भी ये सोचा जा सकता है कि इतने हीनियस क्राइम की सज़ा वो जो है वो कितना हो सकती है। और दूसरी बात ये है कि आगे ट्रायल कोर्ट के बाद का प्रोसेस जो है वो कितना लेंथी हो सकता है, चूँकि वो ज़ाहिर है अपील में जाएंगे। अपील जो है वो एक अगले फोरम पर होगी, वो हाई कोर्ट होगा, फिर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। लेकिन उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह नूर मुक़द्दम के जो कातिल है उसको करार ज़रूर दी जाएगी। बहुत शुक्रिया नज़ीर लगाई साहब आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन, प्रोग्राम में क्विकली आगे बढ़ेंगे। बड़ा अहम मामला है और वो मामला अमरीकी सेनेट में पाकिस्तान पर पाबंदियाँ लगाने का एक बिल पेश किया गया है और ये कहा गया है कि देखना होगा कि 2001 से लेकर 2020 के दौरान जो पाकिस्तान ने कौन से स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जिन्होंने तालिबान की मदद की है, ये किस तरह का मामला है। क्या ये कोई खतरे की घंटी है या पाकिस्तान इसको किस तरह, क्या एक इत्तेहादी होने की अमेरिका के साथ 20 साल जंग में कोई सज़ा दी जा रही है पाकिस्तान को पाकिस्तान इसको कितना सीरियस और किस तरह से ले सकता है, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कसूरी साहब। बहुत शुक्रिया आपको खुर्शीद साहब। सर, अमरीकी सेनेट में जो बिल पेश किया गया है, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान का इस पर क्या रद्द-ए-अमल आना चाहिए? तो चाहे वो कर दें, ये अव्वल तो रिपब्लिकन्स ने अभी तक किया है। मेरा नहीं ख्याल है इसको रूलिंग पार्टी अभी सपोर्ट करेगी। पहली बात तो यह है, क्योंकि बिल तो आपका राइट है, आप पेश कर सकते हैं और बिल ये प्रोड्यूस किया गया, लेकिन माजी में हमें काफ़ी तल्ख तजुर्बे हुए हैं। हाँ, अगर ये हुकूमत की तरफ से आए तो फिर ज्यादा खतरे की घंटी बजेगी। अभी तो मैं यही समझता हूँ कि गुस्से का इजहार है, लेकिन ये ज्यादा गुस्सा बिल का जो मकसद था वो बाइडन इंतजामिया पे गुस्सा उतारना था। साथ पाकिस्तान को भी उन्होंने रगड़ा, क्योंकि बुनियादी तौर पर वो इस चीज को हजम नहीं कर सके कि जो कुछ अफगानिस्तान में और काबुल में जिस तरह फॉल ऑफ काबुल है, और वो ब्लेम करना चाहते हैं बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन को। हालांकि ये फैसला जो हुआ था ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने किया था और जो बातचीत भी हुई थी वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने शुरू की थी, क्योंकि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन इंतजामिया ये कह रही है कि ये जो बिल है, हम ये जो काम हमने तो किया है वो उसी की कंटिन्यूएशन में जो प्रेसिडेंट ट्रंप करके गए थे, जो दोहा की टॉक्स थी। तो एक किस्म की अंदरूनी सियासतबाजी है अमेरिका में। लेकिन आपकी बात ठीक है, ये जो जिन मेंबर्स ने इंट्रोड्यूस किया है उन्हें कतई इस बात की परवाह नहीं कि पाकिस्तान के बारे में जो पाकिस्तान ने नुकसानात उठाए हैं वो तो अपनी सियासी दुकान चमकाने के लिए, बाइडन इंतजामिया को बदनाम करने के लिए ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया है। लेकिन ये बड़े शर्म की बात है कि जिस मुल्क ने 70-80 हज़ार हमारे यहाँ कैजुअल्टीज हुई हैं और 6-7 हज़ार हमारे फौजी शहीद हुए हैं, उसके बारे में ऐसी बात करना भी मैं कहता हूँ बहुत गलत बात है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन वही बात कि मामला यहाँ रुक नहीं रहा। यहाँ पर तो पाकिस्तान पर पाबंदियाँ लगाने की बात हो रही है, हुकूमती तर्जुमान मजम्मत से आगे नहीं बढ़ रहे। दूसरी जानिब अगर हम देखें तो वहाँ अफगानिस्तान में ड्रोन पेट्रोलिंग शुरू हो गई है। जब हम बात करते हैं कि जी इंसानी अलमिया की, अक़वाम मुत्तहिदा के क़वानीन की, तो वो यहाँ क्यों खामोश हो जाते हैं, यहाँ क्यों नज़र नहीं आते क़वानीन अक़वाम मुत्तहिदा के? जहाँ तक है ना ताल्लुक इंसान अलमिया का, उसमें तो जो गवर्नमेंट है उसने कुछ तब्दीली की है और शायद वो ज्यादा वजह ये थी कि यूनाइटेड नेशंस के जो है
सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे अपील की थी। इसलिए अमेरिका ने अपने कुछ कवानीन में तब्दीली की है जिसमें ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे अफगानिस्तान की इमदाद की गुंजाइश निकल आई है। ये मामला उससे आगे जाने का है, वो है रिकग्निशन का। वो तो भी पाकिस्तान ने भी नहीं फैसला किया। तो ये जो ड्रोन वाली है, ये तो उन्होंने तंबीह किया है जो उनके स्पोक्समैन है तालिबान के कि अमेरिका ने जो ये किया है ये वायलेशन है दोहा अग्रीमेंट की। ये मेरा ख्याल है ये एक किस्म की अपनी मायूसी भी छुपाने को है, और उन लोगों को जिस किस्म के लोग बिल पेश कर रहे हैं उनका गुस्सा ठंडे करने के लिए भी। एक जो ड्रोन उन्होंने अभी इस्तेमाल किया था उसका हशर देख लिया है। उन्होंने कहा कि हमने 10 मारे हैं वो जिन्होंने जो इस्लामिक स्टेट खुरासान के या दाइश खुरासान के थे। और हुआ क्या कि वहाँ जो मदद कर रहे थे लोग वो मारे गए, उसका पूरा खानदान और बच्चे। तो इतना आसान बिल्कुल सही। कसूरी साहब, आखिर में बस मैं ये पूछना चाहूँगी कि पाकिस्तान की हुकूमत का एक मौक़िफ़ है इस तमाम सूरत हाल पे कि हमें एब्सोल्युटली नॉट कहने की और वॉर टेरर में इत्तेहादी बनने की सज़ा मिल रही है, लेकिन पाकिस्तान अपना ये मामला कैसे दुनिया के सामने रखे, नैरेटिव कितना मजबूत होना चाहिए इस तमाम सिचुएशन पर? इसका एक ही आसान रास्ता है जी, और कोई रास्ता नहीं है। उसकी वजह है कि जब पहले हमने रिकग्नाइज अफगानिस्तान को किया था, ये जब अमेरिका जिनीवा अकॉर्ड्स के बाद निकल गया था, हालांकि बहुत यहाँ गुस्सा भी था कि जी सोवियत यूनियन निकला, अमेरिका भी निकल गया इस इलाके को अपने हाल पे छोड़ के, और पाकिस्तान पे सख्तियां भी शुरू हो गई न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर। वो तो एक चीज है, लेकिन बावजूद इसके गुडविल थी पाकिस्तान के लिए। यही वजह है कि जब पाकिस्तान ने, सऊदी अरब ने और यूएई ने, और ये तो बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्टर्स थे अमेरिका के और अमेरिका इनका सपोर्टर था, इन्होंने जब तालिबान को एक्सेप्ट किया था वो हालात मुख्तलिफ थे। वेस्टर्न वर्ल्ड जो थी इतनी एलर्जिक नहीं थी तालिबान से ना, और पाकिस्तान ने क्योंकि मदद की थी तो इसलिए वो दरगुजर भी कर रहे थे, और सऊदी अरब भी, यूएई भी शामिल था। अब सारी वेस्ट जो है वो गुस्से में है, जो भी हालात वहाँ हुए हैं। ये दूसरी वजह है कि अमेरिका में और किस्म का गुस्सा है, यूरोप में और है। यूरोप वाले कहते हैं कि हमें कंसल्ट ही नहीं किया नेटो आईएसएफ के जो मेंबर्स हैं, और वहाँ तो ये हियरिंग्स हो रही हैं कि बड़ी इनकॉम्पिटेंस दिखाई गई जब ये विड्रॉ कर रहे थे। ये दो चीजें सेपरेट है, लेकिन गुडविल जीरो है। ये एक बात वाज़ेह है, जो गुस्सा बहुत है। अब अगर गुस्सा बहुत है तो गुस्सा उन्होंने पाकिस्तान पे ही निकालना था ना, वो तो पाकिस्तान कुछ बच गया है, क्योंकि अगर अशरफ गनी गायब ना होते, आनन फानन भाग ना जाते, और काबुल की जो फौज है, अफगानिस्तान की जो फौज है, अफगान नेशनल आर्मी लड़ने बंद कर दे ना करती, हथियार ना फेंकती, तो सारा गुस्सा पाकिस्तान पे आना था। अब तो उनको डिबेट भी वो ये कर रहे हैं कि आपने बड़ी नाअहली से निकले हैं, और क्यों गवर्नमेंट गिर गई, या क्यों अशरफ गनी भाग गया, क्यों फौज नहीं लड़ी। लेकिन फिर भी गुस्सा तो है पाकिस्तान पे। इसलिए एक ही वे आउट है कि जो हमसाए हैं अफगानिस्तान के, यानी पाकिस्तान, ईरान, चीन और रूस को मैं इसलिए हमसाया गिरता हूँ कि फॉर्मर सोवियत यूनियन पहले झगड़ा भी मारा है, फिर जो 2 रियासतें हैं उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान, या फॉर्मर सोवियत यूनियन का हिस्सा भी थी, और सोवियत यूनियन जो अब रूस मौजूदा है वो बिल्कुल सही। तमाम इत्तेहाद और ख़ास तौर पे बल्कि माफ़ कीजिएगा, जो तमाम खत्ते के दीगर ममालिक हैं, हमसाया ममालिक हैं, उनको मिलकर ज़ाहिर इस पर बहुत अपना एक मजबूत नैरेटिव रखने की ज़रूरत है। और इस तमाम तर चीज़ों का असर पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट और डॉलर की बढ़ती हुई कीमत पर भी पड़ रहा है, जो आपके सामने। नाज़रीन, इसी पॉइंट के साथ इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।